स्वागत है आपका मेरे अजीज दोस्त एक और शांत गहराई से भरी रात की कहानी में। आज हम फिर चलेंगे इतिहास के उन पुराने पन्नों की ओर जहां कभी इंसानी जिंदगी की अनकही कहानियां छुपी बैठी हैं। हम आज एक ऐसे पुराने दौर की बात करेंगे जिसे जमाने ने भुला दिया है, पर उसकी हल्की सी गूंज अब भी समय की तहों से सुनाई देती है। अगर आप अभी एक गर्म चाय के प्याले के साथ बैठे हैं या फिर किसी कंबल में लिपटे हुए, तो शुक्रिया कि आपने इस रात मेरी आवाज को अपनी साथी बनने दिया। अच्छा, अगर धीमी रफ्तार वाली कहानियां आपके दिल और दिमाग को थोड़ी राहत देती हैं, तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। इस सफर को जारी रखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी कई अनसुनी कहानियां हमारा इंतजार कर रही हैं। नींद और सपनों की उस पतली सी रेखा के पार। रोमन साम्राज्य जानता था कि उसका वजूद टिका है हर इंसान की पूरी वफादारी पर, फिर चाहे वो कोई मामूली नागरिक हो या फिर ऊंचे ओहदे वाला सीनेटर। हर किसी को राज्य के लिए पूरी निष्ठा से समर्पित रहना होता था। अगर कोई इस निष्ठा को तोड़ता तो समझिए उसने खुद रोम की रगों में झर घोल दिया। देशद्रोह यानी पैड्रियो, ये शब्द आज के कानों को जितना हल्का लगता है, उस दौर में उतना ही भारी था। ये सिर्फ एक कानून की धारा नहीं थी, ये एक ऐसा इल्जाम था जो इंसान की आत्मा तक को कलंकित कर देता था। जिसे देशद्रोही कहा गया, वो एक पल में हर उस चीज का दुश्मन बन जाता जो रोम ने सदियों की जीत, ताकत और हुकूमत से हासिल की थी। लेकिन सवाल था, देशद्रोह होता क्या था? रोमन कानून के हिसाब से इसका मतलब बहुत बड़ा था, बहुत ही धुंधला भी। अगर किसी ने सम्राट के खिलाफ कोई बगावती शब्द कहा या कोई मजाक किया जिससे उसकी ईश्वरीय छवि पर आंच आए, या फिर किसी दुश्मन से चुपचाप बातें कर लीं, तो भी उस पर देशद्रोह का आरोप लग सकता था। और इसकी सजा वो आखिरी सजा होती थी। जब किसी पर देशद्रोह का शक होता तो रोम का न्याय तंत्र जाग उठता। धीरे, बेरहमी से और बहुत ही ठंडे दिमाग से। इल्जाम कहीं से भी आ सकता था। गुलाम अपने मालिक पर, बच्चे अपने माँ बाप पर, दोस्त अपने ही करीबी दोस्त पर, राज्य लोगों को ऐसा करने के लिए इनाम देता था। हर इंसान को इस शक में जीना पड़ता था कि क्या वो अगला है। हर शब्द, हर रिश्ता, हर हंसी तोल कर बोलनी पड़ती थी। और अगर एक बार किसी पर आरोप लग गया तो फिर बचने की कोई गारंटी नहीं थी। ट्रायल नाम की चीज होती जरूर थी, लेकिन उसमें बेकसूर समझा जाएगा ऐसी कोई उम्मीद नहीं होती। सबूत अक्सर अधूरे, कबूलनामे जबरदस्ती से निकलवाए जाते और सबसे ज्यादा बोझ खुद आरोपी पर होता था कि वो खुद को बेगुनाह साबित करे। जांच पड़ताल की प्रक्रिया जैसे किसी इंसान को अंदर से तोड़ने का एक तरीका बन चुकी थी। रोमन पूछताछ करने वाले इस कला में माहिर थे। कभी मानसिक दबाव तो कभी ऐसा शारीरिक जुल्म जिसकी कल्पना भी आज का इंसान नहीं कर सकता। लोहे की गर्म छड़ें, हड्डियां तोड़ने वाली चक्कियां और ऐसे यंत्र जो किसी को पूरी तरह तोड़ डालें। गुलामों के लिए ये और भी डरावना था, क्योंकि रोमन कानून कहता था कि गुलामों की गवाही तब तक सही नहीं मानी जाती जब तक वो दर्द से न निकली हो, यानी चाहे वो निर्दोष हो या गुनहगार, उसे दर्द झेलना ही पड़ेगा। उनकी चीखें पत्थर की उन अदालतों की दीवारों में गूंजती थीं जहां इंसाफ सिर्फ नाम का होता था और सजा वो भी सोची समझी जाती थी। हर जुर्म के लिए एक तय सजा, हर अपराधी के दर्जे के हिसाब से। अगर किसी ने कोई छोटा सा राजद्रोह किया होता तो उसे देश से निकाल दिया जाता, उसका नागरिक दर्जा छीन लिया जाता, जायदाद जब्त कर ली जाती और फिर उसे रोम से दूर किसी सुनसान कोने में भेज दिया जाता। हमेशा के लिए वापस आने की कोई इजाजत नहीं। ये सिविल डेथ यानी जिंदा रहते हुए सब कुछ खो देना। कई बार
असली मौत से भी ज्यादा डरावना होता था। लेकिन अगर जुर्म बड़ा होता तो फिर यह निर्वासन सिर्फ शुरुआत होती। एक्वेट इग्निस इंटरडिक्ट यानी पानी और आग की रोक। इसका मतलब था कोई भी रोमन नागरिक उसे खाना, पानी या छांव तक नहीं दे सकता। वो इंसान समाज से मिटा दिया जाता। ना कोई बात करता, ना देखता, ना मदद करता। वो जैसे अपनी ही जिंदगी का भटका हुआ साया बन जाता, अकेला, अनदेखा और अधूरा। और अगर जुर्म सबसे गंभीर होता तो फिर दी जाती थी आखिरी सजा, मौत। लेकिन रोमन लोग इसमें भी क्रूरता का तरीका ढूंढ लेते थे। ऊंचे दर्जे वालों को कभी कभी गर्दन काटकर रहम दिया जाता, या फिर उन्हें ये इज्जत दी जाती कि वो खुद ही अपनी जान ले लें। ये आत्महत्या उन्हें आखिरी बार उनकी इज्जत की याद दिलाने का तरीका होती थी। लेकिन जो इस काबिल नहीं माने जाते, उनका अंजाम उससे कहीं ज्यादा भयानक होता। क्रूस पर लटकाना यानी क्रूसिफिक्सन रोमन सजाओं में सबसे डरावनी। ऐसे दोषियों को लकड़ी के बड़े बड़े क्रूस पर कील से ठोक दिया जाता था, जहां वो घंटों, कभी कभी तो दिनों तक तड़पते रहते थे। ना कोई मदद, ना राहत, बस खुले आसमान के नीचे धीरे धीरे मौत को आते हुए महसूस करना। उनकी चीखें, उनकी सांसें, उनका दर्द खुद एक जिंदा सबक बन जाता था। ये सजाएं सिर्फ गुनहगार के लिए नहीं होती थीं, बल्कि तमाशा बनाकर आम जनता को दिखाने के लिए होती थीं कि राज्य कितना ताकतवर है और उससे दगा करने की कीमत क्या होती है। फैसला हो चुका था और अब जो दोषी ठहराया गया था उसे सजा मिलने का वक्त आ गया था। लेकिन सिर्फ मौत नहीं, उसे पहले पूरे शहर में घुमाया जाता, जैसे एक चलती फिरती चेतावनी। रास्तों पर खड़े लोग उसकी तरफ उंगली उठाते, उसके गुनाहों की कहानी हर किसी तक पहुंचाई जाती। ये तमाशा सिर्फ इंसाफ नहीं था, ये भीड़ की भूख का जवाब था, समाज की सीढ़ियों की याद दिलाता था। और सबसे ज्यादा ये डर पैदा करता था। डर उन सबके लिए जो कभी भी ऐसे गुनाह की सोच भी सकते थे। रोम का संदेश साफ था, हम तुम्हें देख रहे हैं, हमारी यादें कभी धुंधली नहीं होती और हमारा बदला अंत तक पीछा करता है। लेकिन सजा सिर्फ गुनहगार के लिए नहीं थी। रोमन कानून में एक शब्द था, मिस्तास। इसका मतलब अगर कोई राजद्रोह करता है तो उसका खून ही गंदा माना जाता है। उसके बच्चे भी सजा के हकदार, उसकी बीवी तक को छोड़ दिया जाता, बदनाम कर दिया जाता। कभी कभी पूरे खानदान का नाम ही मिटा दिया जाता, जैसे वो कभी थे ही नहीं। ये सजा एक पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ियों तक चलती, मौत के बाद भी खत्म नहीं होती। डर हमेशा जिंदा रहता। जैसे जैसे रोम का साम्राज्य बढ़ता गया, सम्राट की ताकत भी बढ़ी। अब देशद्रोह का मतलब भी बदल गया। सम्राट की बुराई करना, उसकी पूजा से मना करना या कोई किताब पढ़ना जो उसकी नीतियों पर सवाल उठाए, ये सब भी सजाए मौत के काबिल बन गए। अब राजा खुद ही ईश्वर हो गया था और उस पर सवाल उठाना मतलब कायनात की व्यवस्था को चुनौती देना। नतीजा, रोम में हर कोई डर में जीने लगा। सीनेटर जो कभी लोकतंत्र के रक्षक थे, अब बस सम्राट की हाँ में हाँ मिलाने लगे थे। जरा सी गलती और मौत। इस पूरे सिस्टम में एक नया किरदार पैदा हुआ, टिलेटोरीज। ये पेशेवर मुखबिर थे, दूसरों पर शक करना, उन पर राजद्रोह का इल्जाम लगाना और फिर बदले में इनाम पाना। इनाम भी छोटा नहीं, गुनहगार की जमीन, घर, दौलत का हिस्सा। अब पैसा भी बोलने लगा था। झूठ, फरेब और डर का ये खेल इतना गहरा हो गया कि किसी पर भरोसा करना नामुमकिन हो गया। दोस्त, रिश्तेदार, यहां तक कि अपने बच्चे भी, सब शक के घेरे में थे। ये डर, ये अविश्वास ही रोम की सबसे बड़ी ताकत बन गया था। लेकिन ये डर सिर्फ मौत का नहीं था। रोम की सजा बस जान लेने की नहीं थी, बल्कि इंसान को मिटा देने की थी। डामनाथियो मेमोरियाए मतलब किसी का नाम ही मिटा देना। उनके नाम शिलाओं से घिस दिए जाते, तस्वीरें तोड़ दी जाती, सरकारी रिकॉर्ड से उन्हें गायब कर दिया जाता, जैसे वो कभी जिंदा ही नहीं थे।
ये थी मौत के बाद की भी मौत, और जिनकी जान बच भी जाती उनका जीवन एक सजा बन जाता। कहीं वीरान टापुओं पर भेजा जाता, खदानों में काम कराया जाता, अंधेरे तहखानों में कैद कर दिया जाता। ये सब कुछ एक जिंदा लाश बना देने के लिए काफी था। सबसे दर्दनाक बात, जब गुनहगार को अपने परिवार का बिखरना देखना पड़ता, बच्चे गुलामी में बेचे जाते, बीवी किसी और को ब्याह दी जाती और पूरा खानदान बर्बाद। रोम की सजा सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा तक को तोड़ने के लिए थी। अब जब इस रोम के क्रूर अध्याय के आखिरी पन्नों तक पहुंच चुके हैं, तो हमें समझना होगा ये सब सनक नहीं थी, बल्कि सम्राट की सोची समझी नीति थी। हर सूली पर चढ़ाया गया इंसान, हर बदन से मिटाया गया नाम, हर टापू पर भेजा गया कैदी, ये सब सिर्फ इंसाफ नहीं थे, ये रोम के नियंत्रण का हिस्सा थे। ये डर रोम के लिए एक हथियार था, वो हथियार जिसने सदियों तक साम्राज्य को टिकाए रखा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने अत्याचारों के बीच कला, साहित्य और दर्शन भी फला फूला। रोम की बनाई शांति, चाहे जितनी बेरहम हो, उसी में इंसानियत के कुछ बेहतरीन नगमे भी जन्मे। यही है रोम का सबसे बड़ा विरोधाभास। इतनी खूबसूरती, इतनी संस्कृति, और उसके पीछे इतना संगठित क्रूरता। और शायद यही वजह है कि आज भी जब राजद्रोह शब्द गूंजता है तो रोम की परछाई उस पर पड़ती है। आज भी जब देश और व्यक्ति की आज़ादी के बीच बहस होती है तो कहीं ना कहीं रोम के ये साए जरूर मंडराते हैं। सोचो, अगर तुम रोमन साम्राज्य में होते और तुम पर गद्दारी का आरोप लगता तो तुम्हारी सजा सिर्फ मौत नहीं होती, उससे कहीं ज्यादा होती। वहां दोषियों को सड़कों पर घसीटते हुए ले जाया जाता था, उनका जुर्म जोर से पढ़ा जाता, हर मोड़ पर, हर चौराहे पर, ताकि हर कोई सुने, देखे और डरे। ये तमाशा सिर्फ सजा नहीं था, ये भीड़ की प्यास बुझाने का तरीका था, समाज की ताकत और सत्ता की ऊंच नीच को जताने का तरीका था। और सबसे अहम, ये चेतावनी थी, एक खुली धमकी कि अगर तुमने गद्दारी की तो रोमन बदला ऐसा लेगा कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। लेकिन सिर्फ दोषी ही नहीं भुगतता था, उसके पूरे खानदान को मिटा दिया जाता। एक ऐसा कानून था, मेस्टास, जो कहता था कि गद्दारी इतनी गंदी चीज है कि वो सिर्फ एक आदमी को नहीं, उसकी पूरी नस्ल को भ्रष्ट कर देती है। बच्चों से उनकी विरासत छीन ली जाती, पत्नी को तलाक दे दिया जाता और कभी कभी तो पूरे परिवार का नाम इतिहास से मिटा दिया जाता, जैसे वो कभी थे ही नहीं। सम्राट के द्वार में तो बात और आगे चली गई। अब गद्दारी का मतलब सिर्फ राज के खिलाफ साजिश नहीं रहा। अगर किसी ने सम्राट की इज्जत पर भी उंगली उठाई, कोई शक जताया, पूजा पाठ से परहेज किया या कोई खतरनाक किताब रखी, तो भी सजा मौत थी। सम्राट अब सिर्फ इंसान नहीं रहे, वो ईश्वर जैसे थे और उनका अपमान भगवान का अपमान माना जाता। और यही डर, यही आतंक धीरे धीरे पूरे समाज में फैलने लगा। जो कभी गणराज्य के गर्वीले सेनेटर हुआ करते थे, अब दरबारी चमचों की तरह बर्ताव करने लगे। ज्यादा झुकने की होड़ लग गई, ज्यादा वफादारी दिखाने की दौड़ शुरू हो गई, क्योंकि एक छोटी सी गलती, एक धीमी सराहना और सब कुछ तबाह। गद्दारी की खोज अब एक धंधा बन चुकी थी। पेशेवर मुखबिर, जिन्हें डेलेटोरीज कहा जाता था, सिर्फ इस काम में लगे थे किसने क्या कहा, कहां कहां, क्यों कहा। अगर उनकी शिकायत से कोई दोषी ठहराया गया तो उस दोषी की संपत्ति का हिस्सा इन मुखबिरों को मिलता था। यानी झूठे इल्जाम भी अब फायदेमंद हो गए थे। इस सिस्टम ने समाज की जड़ें ही हिला दी। अब कोई किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। दोस्त दुश्मन बन सकते थे, परिवार गवाह। और इसीलिए यही था रोमन सज्जा का सबसे खतरनाक हिस्सा, उसका मनोवैज्ञानिक असर। सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि रोम में गद्दारी करने पर सजा दी जाती थी, बल्कि ये थी कि यह सजा एक रोजमर्रा की बात बन गई थी। जो चीजें एक समय पर चौंकाने वाली लगती थीं, वो अब आम हो चुकी थीं।
लोगों ने अपने आप को ढाल लिया था, जैसे कोई किसी खतरनाक तूफान में जीना सीख ले। उन्होंने सीख लिया था कि क्या बातें नहीं करनी, किनसे दोस्ती नहीं रखनी और क्या हरकतें उन्हें शक के घेरे में ला सकती हैं। धीरे धीरे ये डर लोगों की सोच, उनके रिश्तों और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। यही इस रोमानी सिस्टम की सबसे डरावनी बात थी कि अत्याचार का ये खेल अब नॉर्मल लगने लगा था, और शायद यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत थी। रोमनों ने एक ऐसा तरीका खोज निकाला था जो इतिहास में बार बार दोहराया गया, चाहे वो स्टालिन का खुफिया पुलिस तंत्र हो, ईस्ट जर्मनी का निगरानी सिस्टम हो, या आज के समय की सोशल क्रेडिट स्कीम्स। उन्होंने जान लिया था कि सबसे ताकतवर तानाशाही वो होती है जो बाहर से जबरदस्ती नहीं करती, बल्कि अंदर से रिश्तों को तोड़ देती है, भरोसे को झर बना देती है और डर को इतनी धीरे से जिंदगी में घोल देती है कि लोग खुद ही अपनी निगरानी करने लगते हैं। हर कोई खुद को बचाने के लिए दूसरों पर शक करने लगता था, और धीरे धीरे एक ऐसा समाज बन गया जो खुद पर ही भरोसा नहीं करता था। लोग खुद ही अपने दोस्तों, परिवार और पड़ोसियों पर नजर रखने लगे थे, और इस सब के पीछे सिर्फ एक मकसद था, वफादारी को नए सिरे से परिभाषित करना। अब वफादारी का मतलब था चुप रहना, सब कुछ सहना और कभी सवाल ना करना। और अगर किसी ने सवाल उठाया तो वो अकेला ही नहीं भुगतता था, उसकी फैमिली, उसके नौकर, उसके साथी, सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ती थी। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि सच बोलना बहादुरी नहीं, मूर्खता है। विरोध करना कोई नायकत्व नहीं, बल्कि आत्महत्या है। और शायद सबसे दुखद बात यह थी कि लोग विरोध करना छोड़ ही नहीं रहे थे। वो अब इसके बारे में सोचना भी छोड़ चुके थे। लेकिन शायद रोमन ट्रेजन लॉ का सबसे खौफनाक पहलू ये था कि उसने पूरे समाज के ताने बाने को ही बदल दिया था। अब ये सिर्फ सजाओं का सिस्टम नहीं था, ये एक पूरा ऐसा जाल था जो लोगों के दिमाग और दिल पर कब्जा कर चुका था। हर आम रोमन, हर गली का प्लीबियन, हर ऊंचे ओहदे का सीनेटर, सब इस डर में जी रहे थे कि कहीं उनके मुंह से निकला एक मामूली शब्द, एक मजाक या एक शकी निगाह उनकी मौत की वजह न बन जाए। और ये डर सिर्फ कल्पना नहीं था, हकीकत थी। सम्राट कैलिगुला ने सिर्फ इसलिए एक आदमी को मौत की सजा दे दी क्योंकि वो उसकी मूर्ति के पास गर्म पानी बेच रहा था। डोमिशियन ने एक इतिहासकार को सिर्फ इसलिए मरवा डाला क्योंकि उसने पुराने जमाने के ब्रूट्स और कैसियस की तारीफ कर दी थी। ये महज कुछ पागल शासकों की सनक नहीं थी, ये थे पब्लिक मैसेज, चेतावनियां कि सावधान रहो, जो भी सम्राट को नापसंद हो वही देशद्रोह कहलाएगा। इस पूरे सिस्टम ने समाज में वो मानसिकता पैदा कर दी जिसे आज की साइकोलॉजी में लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहा जाता है। एक ऐसी हालत जहां इंसान ये मान लेता है कि चाहे वो कुछ भी कर ले उसका कोई फायदा नहीं, बस चुप रहो, झुक जाओ, बचे रहो। अब लोगों को सिर्फ सजा से नहीं डराया जा रहा था, बल्कि उनके अपने रिश्तों को, उनके अपने संस्कारों को उनके खिलाफ मोड़ दिया गया था। वफादारी अब एम्पायर से होनी चाहिए, न कि दोस्त से, परिवार से या अपने ज़मीर से। वो सीनेटर जो कभी बिना डरे सच बोलते थे, अब हर बात से पहले सोचते थे, ये बात कहीं देशद्रोह तो नहीं लगेगी। और यही तो इस सिस्टम की चालाकी थी। ये बाहरी जुल्म नहीं था, ये अंदर से घुसाझर था, जो दोस्त को दोस्त से, बेटे को बाप से, पत्नी को पति से अलग कर रहा था। अब सवाल ये नहीं था कि सही क्या है, सवाल ये था कि जो मैं सोच रहा हूं क्या वो कोई और देख तो नहीं रहा। ये जो पब्लिक ट्रायल होते थे वो इंसाफ नहीं थे, वो शो थे, ड्रामा। और उन ड्रामों का मकसद था पूरे समाज को ये दिखाना कि सम्राट जो कहे वही सच है, वही इंसाफ है, वही कानून है।